अब आपको यह बताते हैं कि बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया और वो केजरीवाल को हराने के बाद जायंट किलर कहलाए, दिल्ली के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। मीडिया में लगातार उन्हें लेकर खबरें चल रही थी कि प्रवेश वर्मा शायद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी को ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो केजरीवाल की टक्कर का, उनके कद का नेता हो। इस तरह की थ्योरीज बहुत चल रही थी, लेकिन प्रवेश वर्मा के पक्ष में सब कुछ तो जा रहा था, लेकिन फिर प्रवेश वर्मा आखिरी राउंड में उनकी रेखा कैसे कट गई, वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए। तो प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को 4000 वोटों से चुनाव हराया था और जब यह चुनाव चल रहा था तो यह असंभव सा लगता था कि केजरीवाल को वो हरा सकते हैं। प्रवेश वर्मा कोई नए नेता नहीं है, पुराने नेता हैं। वर्ष 2014 में और फिर वर्ष 2019 में दिल्ली से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा राजनीतिक खानदान से आते हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और साहिब सिंह वर्मा जाट समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे और इसके बाद प्रवेश वर्मा ने भी जाट समुदाय की राजनीति की है। दिल्ली में जाट समुदाय की आबादी 8% है और दिल्ली के 364 में से 225 गांव जाट बाहुल हैं और 70 में से कम 10 सीटों पर जाट वोटर्स को बहुत निर्णायक माना जाता है। बड़ी बात यह है कि ये जाट वोटर्स बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक का हिस्सा है, यानी ये बीजेपी के पुराने वोटर्स हैं, बीजेपी के परंपरागत ये समर्थक हैं ये जाट। इस बार भी जाटों के 45% वोट बीजेपी को मिले हैं। बीजेपी के 48 विधायकों में से 11 विधायक जाट समुदाय से चुनकर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप तुलना करेंगे रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा की, तो पहला बड़ा कारण हो सकता है परिवारवाद। बीजेपी हमेशा यह संदेश देना चाहती है देश के लोगों को कि वो परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती और रेखा गुप्ता किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आती, एक आम परिवार से आती हैं। प्रवेश वर्मा एक बड़े राजनीतिक खानदान से आते हैं। उनके पिता साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हो सकता है कि बीजेपी को यह लगा हो कि अगर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं तो इससे परिवारवाद को लेकर एक गलत संदेश जा सकता है। दूसरा, इस फैसले से बीजेपी ने यह भी बताया है कि वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव जीतने वाले सभी नेता बराबर होते हैं। अगर बीजेपी में मुख्यमंत्री के पद के लिए किसी नेता का चयन इस आधार पर नहीं होता कि उस नेता ने चुनाव में कितने बड़े नेता को हराया है, और यही बात बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाती है। अगर कोई दूसरी पार्टी रही होती तो हो सकता है प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना देती, लेकिन बीजेपी का ऐसा मानना है कि अगर प्रवेश वर्मा जैसे नेता ने अरविंद केजरीवाल को हराया भी है, कोई भी बड़ा चुनाव जब बीजेपी जैसी कार्यकर्ता वाली पार्टी, काडर वाली पार्टी लड़ती है और जीतती है, तो वो सिर्फ एक चेहरे के आधार पर नहीं जीतती, सिर्फ एक उम्मीदवार के चेहरे के आधार पर नहीं जीतती। उसके पीछे कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत होती है और उसके पीछे पिछले 5 साल में बीजेपी का जो काडर है, बीजेपी की जो पूरी टीम है जिसने इतनी मेहनत की है, उसकी मेहनत भी जो है काम आती है। तो इससे यह साबित होता है कि बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो ऐसा मानता है कि प्रवेश वर्मा ने कोई अपने अकेले बल पर अरविंद केजरीवाल को नहीं हराया है। इसके पीछे पार्टी की मेहनत है, इसके पीछे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की अपनी रणनीति है। पूरी पार्टी ने जोर लगाया, पूरी पार्टी ने धक्का मारा। पिछले 5 साल में पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार लगी हुई थी और उसका यह नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल हारे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे पर यह चुनाव नहीं जीता गया है। तीसरी बात, प्रवेश वर्मा की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की रही है, जो इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों के बहिष्कार की भी अपील कर चुके हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शहर है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका संदेश पूरे दुनिया में जाता है। बीजेपी के पास यह चॉइस थी कि वो दिल्ली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए या दिल्ली की बेटी को मुख्यमंत्री बनाए। और मैं ये विश्लेषण आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको ये नई तस्वीरें दिखा देते हैं।
रेखा गुप्ता अभी दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची हैं। अब वो दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगी। देखिए बैठी हैं, वीरेंद्र सचदेवा उनके साथ बैठे हुए हैं और अब वो सरकार बनाने का दावा दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने पेश करेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल इस दावे को स्वीकार करेंगे और उन्हें कल सरकार बनाने का न्योता देंगे। इस समय 3 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा गुप्ता है जो सबसे ज्यादा प्रसन्न इस वक्त आपको दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी कभी यह सोचा नहीं होगा कि पहली बार ही चुनाव जीतने के बाद पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। दूसरा चेहरा है जय पांडा का, जो वैसे तो उड़ीसा के नेता हैं लेकिन दिल्ली में बीजेपी के प्रभारी हैं, और वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो सामने बैठे हैं। इधर आप रविशंकर प्रसाद जी को देख रहे हैं जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया था बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए। बांसुरी स्वराज आपको दिखाई दे रही हैं बिल्कुल कोने में अपनी स्क्रीन पर, जो कि नई दिल्ली से सांसद हैं बीजेपी की। और आपको रामवीर सिंह विधोड़ी भी दिखाई दे रहे हैं जो कि दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। और ये सारे लोग इस समय उपराज्यपाल के आवास पर बैठे हुए हैं, उपराज्यपाल का इंतजार कर रहे हैं। और अब पार्टी औपचारिक रूप से रेखा गुप्ता सरकार बनाने का दावा उपराज्यपाल को पेश करेंगे। रविशंकर प्रसाद जी के साथ में ओपी धनखड़ बैठे हुए हैं जो बीजेपी के ही पर्यवेक्षक बनाए गए थे। अब हम वापस आते हैं और हम आपको इससे पहले चौथा पॉइंट बता रहे थे, और चौथा पॉइंट यह था कि बीजेपी के सामने एक चॉइस थी कि वो दिल्ली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए या दिल्ली की बेटी को मुख्यमंत्री बनाए। कहने को तो प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के बेटे हैं, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली के बेटे की बजाय दिल्ली की बेटी को इस पद के लिए चुना है। पांचवी बात यह कि बीजेपी दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री देना चाहती थी, जिसके कारण प्रवेश वर्मा इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। और इस फैसले से यह भी पता चलता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के चुनाव में हमेशा एक जैसी रणनीति नहीं अपनाती। जैसा देश वैसा भेष, जैसा राज्य वैसी रणनीति। जैसे हालात नए नए होते चाहते हैं वैसे ही बीजेपी नई नई रणनीति बनाती है और बीजेपी सबको लगातार सरप्राइज देती चली जाती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नए नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया था, आपने देखा होगा। और ये ऐसे नेता थे जिनके नाम की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और ऐसे नए नेताओं को बीजेपी ने अपने काडर में से निकाला और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के बाद बीजेपी ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी को ही रिपीट किया और महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया, जो इस पद के दावेदारों की सूची में वैसे भी सबसे ऊपर ही थे। और हर कोई इस बार यही सोच रहा था कि दिल्ली में भी किसी ऐसे ही नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो दावेदारों की सूची में सबसे ऊपर है और जिसके बारे में ज्यादातर देश के लोग ये सोच रहे हैं कि इन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने यहां भी देश के लोगों को हैरान किया है, सरप्राइज दे दिया है। बीजेपी ने ऐसा न करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मॉडल को फिर से अपना लिया और 50 वर्ष की रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया, जो पहली बार ही विधायक बनी है। हमारे देश के नेता अक्सर बीजेपी को अगड़ी जातियों की पार्टी मानते हैं। कहते हैं कि ये तो ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, ट्रेडर्स की पार्टी है, सिर्फ अगड़ी जाति के लोगों के बारे में सोचती है। लेकिन अब जो हम आपको सूची दिखाने वाले हैं वो ये बताती है कि देश में बीजेपी के जो 13 मुख्यमंत्री हैं वो लगभग सभी जातियों और वर्गों से आते हैं। 13 मुख्यमंत्रियों में 2 मुख्यमंत्री क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आते हैं
2 राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनिया समुदाय से हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने सभी जातियों और वर्गों के नेताओं को अलग अलग राज्यों का मुख्यमंत्री बनाया है। जैसा राज्य है वैसा फैसला होता है। और अगर आप मोदी सरकार की कैबिनेट को भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इस कैबिनेट में अगड़ी जाति के नेताओं को नहीं है, बल्कि ओबीसी और पिछड़ी जाति के नेता सबसे ज्यादा संख्या में मोदी सरकार की कैबिनेट में हैं। अब देश के 14 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और इन सारे मुख्यमंत्रियों की उम्र को जब आप देखेंगे और उनकी औसत निकालेंगे तो इन सारे मुख्यमंत्रियों की औसत उम्र है 55 वर्ष, 55 ईयर्स। इनमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सबसे छोटे हैं उम्र में और उनकी उम्र सिर्फ 45 साल है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की उम्र सबसे ज्यादा है, वो 72 वर्ष के हैं। और रेखा गुप्ता की उम्र इस समय 50 वर्ष है। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता हमारे साथ हैं। तो सर बहुत बहुत पहले तो बधाई हो, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम भी वही धन्यवाद आप लोगों को भी, हमको भी, सबको, कि पार्टी का आज मुख्यमंत्री तय हुआ और सर्वसम्मति से तय हुआ। विधायक दल की बैठक में सबने आपस में ओपिनियन बना के ये तय किया, तो पार्टी का धन्यवाद है। पार्टी में पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई और ये हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक विधि है जिसका कि हम सब सम्मान करते हैं। वन मैन रोल नहीं है यहाँ तो जो है पूरी सर्वसम्मति से पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल सब लोगों ने मिल के योजना बनाई। मुनीष जी, आप तो उनके साथ पार्षद थे जब से, उन दिनों से लेकर अभी तक के दिन कैसे आप देखते हैं कि आज वो मुख्यमंत्री बन गए या पार्षद से सफर था, एमएलए और मुख्यमंत्री? हमें तो काम, कोई भी दायित्व हो, हमें तो काम करना है। दायित्व कोई भी हो, लगातार जो भी पब्लिक के हित में जो भी फैसले हैं, जो पार्टी के फैसले हैं, मोदी जी का जो विजन है उसको लागू करना है और वही गाइड करेंगे। हम तो एक मतलब साथ साथ में चलने वाले हैं, वो हमें गाइड करेंगे और हम काम करेंगे। ये है 1993 के बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने अपने शासन में सूत्रों के काम को बिल्कुल समाप्त कर दिया। आपको याद होगा इससे कुछ वर्ष पहले तक मीडिया में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबरें चला करती थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसा हो रहा है, सूत्रों के मुताबिक ऐसा हो रहा है। और आज भी जब किसी राज्य में कांग्रेस या किसी और विपक्षी दल की सरकार बनती है तो उनकी बैठकों में होने वाला हर फैसला, किसने क्या कहा, ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से पहले ही मीडिया में लीक हो जाती है। आपने देखा होगा। और इससे पहले कुछ वर्ष पहले तक जब मोदी सरकार नहीं आई थी तो उससे पहले केंद्र सरकार में भी कैबिनेट में कौन कौन आने वाला है, मंत्री परिषद में कौन को किस नेता को कौन सा मंत्री पद मिलने वाला है, ये सब बातें पहले दिन ही लीक हो जाती थी। लेकिन बीजेपी जब से आई है तब से ये लीकेज बंद हो गई है। और पिछले चुनावों की तरह इस बार भी दिल्ली में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम को आखिर तक लीक नहीं होने दिया। आगे इसकी कहानी आपको बताएंगे, पहले आप देख लीजिए। दिल्ली की नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने के लिए उनके आवास पर गई हैं। आप पहले यह तस्वीर देख लीजिए। सर्वानुमति से रेखा जी को नेता चुना गया। प्रस्ताव करने वाले थे हम प्रवेश करना। उसके बाद सतीश उपाध्याय जी कहाँ बैठे नमस्कार है और 9 विधायकों ने उसको अनुमोदित। यूनानिमस चॉइस, नेवर अनेबल एमएलए, हमारे सभी सामान्य सांसद भी उपस्थित थे। थोड़ा निकलने में देरी हो गई, क्षमा करिए। तो इसलिए हम लोग उनको रेस्क्यू करना पड़ा। सॉरी के उत्साह
उनके प्रबंधन के चुनाव की आपको करें आपको हम दे देंगे उसकी कॉपी, उसमें हम दोनों के दस्तखत हैं, के दस्तखत हैं और तीनों प्रस्तावकों के और सेकंड ये हम आपको और इसके बाद हम। तो देखिए, एक दिलचस्प बात यह भी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना 26 मई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे और तब से लेकर अब तक लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार से उनका संघर्ष चलता रहा। पहले उनका संघर्ष चलता था, उनके मतभेद होते थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। उसके बाद फिर आतिशी आई और उन्होंने 2022 से लेकर 2025 तक लगातार आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष किया है। यानी उपराज्यपाल की सोच कुछ अलग है और दिल्ली की सरकार की सोच उससे बिल्कुल उलट है और दिल्ली वालों को इसका बड़ा नुकसान हुआ। तो उपराज्यपाल ने भी आज चैन की सांस ली होगी कि आखिर अब एक नई सरकार बनी है जो कि अब उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अब एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर दिल्ली के लोगों के बारे में सोच सकते हैं।